करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज जो मैं आपको पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगेन एक डायग्राम बेस्ड ही होगा। ज़रा गौर से डायग्राम को समझना। और जितनी देर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको एक काम करना है, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज से कंपेयर करने की कोशिश करनी है। ये 6 रेजिस्टेंस मैंने लगाए हैं। ये 5-5 के हैं और ये सारे मैं इनको आर लग दे रहा हूँ छोटे के चक्कर में। ये बाहर वाले दोनों आर डैश कह रहा हूँ। आर दे रखा है आपको लेट्स से 10 ओम। और फिर इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये की हो गई और फिर ये इधर से जाके कनेक्ट हो जाएगा। ये हमें कोई सर्किट दे रखा है। हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई करंट, यहाँ कोई एमीटर लगा दे रहा हूँ मैं फ्लैट से। एमीटर की ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बैटरी की पॉजिटिव साइड से एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट होता है। ये वाला नेगेटिव होगा, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है आई। तो कैलकुलेट द करंट आई फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट या एमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ना। जरा गौर से देखिए और बताइए क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं, कैसे इसको सॉल्व करा जाए। एनी आइडिया? क्या इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज लगेगा या कोई और कंसेप्ट लगेगा? बेटा जी, इसमें डायरेक्ट व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं लगेगा। उससे भी सिंपल एक बेसिक कंसेप्ट लगेगा। जरा यहाँ गौर करना मेरे साथ इस सर्किट में। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के रेफरेंस में आपसे बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट के इधर दो तरफ से करंट आ रहा होगा। मैंने मार्क नहीं कर रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है मुझे करंट इतना मार्क करने की, सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की। यहाँ दो रेजिस्टेंस हैं, तो यानी इनमें जितना करंट आ रहा होगा सेम डिवाइड होके आ रहा होगा, क्योंकि इधर इधर भी इनका करंट क्या होगा, सेम डिवाइड होगा। यदि मैं सिंपल प्रिंसिपल की बात करूँ, यहाँ से जो करंट आया आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। क्यों आधा इधर जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर बराबर के हैं। जब रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तो करंट इक्वली डिवाइड होता है। फिर इसका मतलब उनके अंदर से जो डिवाइड होगा इन दोनों में इक्वल होगा, और आगे भी रेजिस्टेंस सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से इस वायर से जितना करंट आया ये नीचे वाले रेजिस्टेंस से, या तो वो सेम करंट यहाँ जाएगा या वो सेम करंट यहाँ जाएगा। ऐसी इस वाले का आएगा तो वो किसी एक में जाएगा। तो सेम करंट आ रहा है, सेम करंट जा रहा है। तो इस पॉइंट से, जिसको मैं लेट से चाहूँ तो ओ मार्क कर दूं सिंप्लिसिटी के लिए, इस पॉइंट ओ से करंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। पॉइंट ओ से करंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। इस कारण हम इस पॉइंट को फ्री पॉइंट कहेंगे। गौर से समझना क्या कह रहा हूं मैं।
इसको हम क्या कहेंगे, फ्री पॉइंट, क्योंकि यहाँ ये आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर वाले रेजिस्टेंस आर का ऊपर वाला रेजिस्टेंस आर में भी जा सकता है और नीचे वाले में भी जा सकता है, लेकिन करंट की वैल्यू सेम है, तो हम ये कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि फ़र्क कैसे आ रहा है। इसलिए इसको हम फ्री पॉइंट की तरह डील करेंगे। फ्री पॉइंट की तरह डील करेंगे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। तो हमारा सर्किट में रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, अब इसको हमें देखना है। हेयर पॉइंट O will act as a free point, that is the point where no distribution, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन की जगह वर्ड यूज करें रीडिस्ट्रीब्यूशन, नो रीडिस्ट्रीब्यूशन of current will take place. Hence, its equivalent या practical circuit will be as shown, यानी इसका जो प्रैक्टिकल सर्किट होगा वो क्या होगा। तो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस आर डैश तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला भी आर डैश ऐसे ही रहेगा, आगे से आने जाने वाला करंट भी वैसे ही रहेगा, तो ये नीचे की ओर जा रहा है एमीटर की ओर, ये बाहर की बैटरी भी वैसे ही रहेगी, किसी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, फ़र्क अंदर के स्ट्रक्चर पे आएगा। आर 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 आर, ये पॉइंट फ्री था, यहाँ पे करंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब हम इसको सेपरेटली कंसीडर कर सकते हैं। जरा गौर से इस बात को समझो, आगे की कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करेगी। क्या ये बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए बच्चों। यस सर, आगे चलिए। ठीक है, अब हम गौर से देख सकते हैं। हाँ बोलो मोहित बेटा। बच्चे हैंड रेस किया था, बताओ क्या डाउट है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया दो सीरीज के 2R, ये भी दो हो गए सीरीज के, तो इसको हम आपस में एडजस्ट करें, सिंप्लीफाई करें। नाउ two resistances each of value r are in series combination, therefore on simplifying their net resistance will be r plus r equal to 2r. It leads to
further simplification of circuit, further simplification of circuit। अब सर्किट क्या फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आर डैश, ये वाला आर डैश, बाहर वाला ये ऐसे ही रहे, बाकी सर्किट आपका ऐसे ही जाएगा। तो इसका मतलब हो गया इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ गया ये 2R का, और ऐसे ही ये रहेगा, ये भी क्या रहेगा 2R का। बाहर की बैटरी वगैरह आप ऐसा लगा के दिखाते रहेंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है बार बार। अब ये चारों रेजिस्टेंस किस टाइप से हैं, ये चारों रेजिस्टेंस किस टाइप से हैं बच्चे, ये चारों हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल। भले ही इन दोनों को मैंने यहाँ मार्क करा, लेकिन इनके लिए पॉइंट यही है, कनेक्शन वायर से फर्क नहीं पड़ता, और ये वाले भी यही हैं। तो इन चारों रेजिस्टेंस का एक कॉमन पॉइंट ये है और दूसरा कॉमन पॉइंट ये है। तो दीज 4 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो इनका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। एज एविडेंट फ्रॉम सर्किट, these resistances are in parallel, therefore net resistance in circuit 1 by R net नाम दे रहा हूँ, 1 by R डैश प्लस 1 by 2R प्लस 1 by 2R प्लस 1 अपॉन R डैश, यानी 2 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R, 1 अपॉन 2R, 1 अपॉन 2R से 1 अपॉन R लिख दिया। इनकी वैल्यू भर दें, R डैश की वैल्यू थी 5 और इसकी वैल्यू थी 10। ये ध्यान दीजिए सर्किट में, ये R क्या लिया था हमने 10 लिया था, और R डैश क्या था 5 था। तो एलसीएम आ जाएगा 10, 4 प्लस 1 तो 5 बाय 10, तो R नेट कितना हो गया हमारा 2 ओम, ये कितना हो जाएगा ना 1 बाय 2 हो जाएगा। तो अब हमारा फर्दर इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया हमारा आर नेट, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट लिया था हमने शुरू में, अच्छा मैंने लिखा नहीं शायद, ये 10 वोल्ट था बेटा। तो अब हम करंट निकाल सकते हैं, देयरफॉर करंट इन दी सर्किट या करंट इन दी एमीटर आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है हमारा, वी आर नेट लिखेंगे 10 बाय 2, यानी कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ एमीटर में करंट पूछा था, बाकी किसी पार्ट में नहीं पूछा, तो आगे का काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन था करंट इन दी एमीटर। मैं फिर बता रहा हूँ इस सर्किट में करा क्या, गौर से समझना, फिर आप इसको थोड़ा दिमाग में दौड़ाएंगे। इस तरीके से सर्किट हमें दे रखा है, तो हमने कहा ये हमारा फ्री पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये फ्री पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। तो हमने इसे फ्री पॉइंट में इस तरीके से ऊपर और नीचे डिवाइड कर लिया। हम चाहते तो इस पॉइंट के थ्रू ये दोनों एक तरफ कर लेते, ये दोनों एक तरफ कर लेते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो हमें सुटेबल लगा वो काम करा। जब ये काम करा तो ये वाले दोनों आर सीरीज में, ये वाले नीचे के दोनों आर सीरीज में, तो वो 2R और 2R की वैल्यू बन गई।
ये चारों पैरेलल में, तो चारों को पैरेलल में रख के सॉल्व करा तो नेट रेजिस्टेंस आ गया, फिर करंट निकाल लिया। देखिए समझिए, बताइए कोई डाउट है तो। इस क्वेश्चन में कुछ ट्रायंगल की शेप में अलग तरीके से डायग्राम दे रखे हैं। आप में से जिन पे बुक होगी उन्होंने देखा भी होगा, बुक में क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क कर रखे होते हैं इस तरीके से, ए और बी। इनकी कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी। सिंप्लिसिटी के लिए मैं सबकी वैल्यूज सेम ले रहा हूँ, आर 2 ओम, सो दैट मुझे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत ना रहे। तो आर इक्वल टू 2 ओम सेम ले लिया। क्वेश्चन है कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जरा आप गौर से समझिए इस क्वेश्चन को, आइडिया लगाइए। सर बीट स्टोन बेस से हो जाएगा डायरेक्टली। चलिए अब मैं इसमें गौर से एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। हमने जब भी रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जिन पॉइंट के अक्रॉस निकालते हैं, आपको शुरू में भी बताया था, उनको एक साइड में लेते हैं। ये पॉइंट बी और ए साइड में नहीं आ रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं बी पॉइंट को उठा के तो इस साइड में कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है मेरा, यानी बी पॉइंट तो मेरा इधर आ गया। तो बी पॉइंट से मेरा इधर की ओर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे वाला आर। एक रेजिस्टेंस इधर जा रहा होगा, ये भी आर वैल्यू का है, ये वाले दोनों आ गए। अब बचे ये 3। ए पॉइंट को उठा के ज़रा गौर से समझना, मैं इधर की ओर पटक रहा हूँ। ए पॉइंट को उठा के इस तरफ ला रहा हूँ मैं, यहाँ कहीं पर। तो मेरा सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वाला जो आया है आर, वो ये वाला है, ये वाला, और ये दोनों आ जाएंगे इस साइड में। अब यहाँ पे बात आती है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, कहीं मन में कई बार कन्फ्यूजन आते हैं। तो इन कन्फ्यूजन से बचने का तरीका है कि हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दें। लेट से मैं इस पॉइंट को के एल एम नाम दे रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को भी एन नाम दे दिया। तो जब बी गया तो बी के इधर ये वाला पॉइंट एम था, ए को इधर कर रहा हूँ तो ए के इधर पॉइंट है एन। तो अब गौर से समझना, एन और के, ये पॉइंट मार्क करा मैंने के, एन और के बीच में एक रेजिस्टेंस था, एन और ये पॉइंट हो जाएगा एल, एन और एल के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, के और एन के बीच का हमारा ये आ गया, एल और एन के बीच का ये कनेक्शन आ गया, के और एम के बीच का, के और एम के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, एल और एम के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है,
और ये वाला रेजिस्टेंस हो गया के और एल के बीच का। अब आप देखेंगे ये पी क्यू आर एस स्ट्रक्चर हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज के अकॉर्डेंस में। On simplifying this, we have adjacent format. According to Wheatstone Bridge, no current will flow through arm KL because it follows P by Q equal to R by S। तो जब इसके अलोंग करंट फ्लो नहीं करेगा ए एन, तो ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नीचे के दोनों रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएंगे, ये एम, ये बी, ये के, ये एल, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में आर। तो अब हमारा सर्किट में क्या हो जाएगा, ए एन इधर 2R हो जाएगा सीरीज का, ये भी 2R हो गया। नाउ नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाय फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो 4R स्क्वायर अपॉन 4R, तो कितना आ जाएगा ये R। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए बेटा गौर से इस क्वेश्चन को।